नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है हाशियाकरण की समझ। इस चैप्टर को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 में हमने सबसे पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू देखा, हाशियाकरण शब्द का अर्थ देखा, एंड इसके अलावा इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब होता है, यह समझा था। आज का ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आदिवासियों के बारे में। बेसिकली ये पूरा पार्ट ही आदिवासियों के जीवन पर आधारित है। इस चैप्टर को हमने 3 पार्टों में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि अलग अलग पार्ट में अलग अलग टॉपिक को डिस्कस किया जाए। पार्ट 1 में हमने हाशियाकरण को समझ लिया। अब पार्ट 2 में हम सबसे पहले बात करेंगे आदिवासी कौन लोग होते हैं। हमारे देश में 8% जनसंख्या आदिवासियों की, 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह निवास करते हैं। भारत के बहुत सारे राज्यों में आदिवासियों की जनसंख्या आपको देखने को मिलती है। तो ये सब आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा हमारे देश में अगर हम आदिवासियों की बात करें तो कई सारी प्रचलित छवियां आपको देखने को मिलती हैं। तो हमारे देश में जो आदिवासियों की प्रचलित छवियां हैं उनकी भी सच्चाई आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके अलावा आदिवासियों के क्षेत्र में जो विकास की गतिविधियां चल रही हैं उनको भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। आदिवासियों के पास में जंगलों का बहुत ही जबरदस्त ज्ञान होता है, जो कि हम यहां पर देखेंगे। एंड इसके अलावा आदिवासियों की के साथ में बड़ा ही राजनीतिक गतिविधियां होती रहती हैं, ठीक है। तो राजनीतिक दबाव के चलते जो इनके जंगलों का खनन किया जा रहा है, ठीक है, वन भूमि को साफ किया जा रहा है, औद्योगिक परियोजनाएं जो चलाई जा रही हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, 101 राष्ट्रीय पार्क बनाए जा चुके हैं आदिवासियों की जमीन पर, 543 वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जा चुके हैं। एंड इसके अलावा आदिवासियों की जमीन बहुत बड़े पैमाने पर छीनी जा रही है। तो उनके साथ में किस तरह से हाशियाकरण का शिकार ये होते जा रहे हैं आदिवासी समूह, उस टॉपिक को आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। देखो, आदिवासियों को 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करना आता है। इससे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट ये बनाते हैं जिनका उपयोग करते हैं, कुछ भोजन के रूप में, कुछ दवाइयों के रूप में, कुछ रेसों के रूप में, अलग अलग तरह से इनका उपयोग करते हैं। तो इन सभी चीजों को आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। यहां तक हमारा पार्ट नंबर 2 रहेगा। एंड पार्ट 3 में अल्पसंख्यक समुदाय और मुसलमानों के साथ में जो हाशियाकरण होता है, ठीक है, ये किस तरह से हाशियाकरण का शिकार होते हैं। एंड इसके अलावा चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा डेटा है जिसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हम अपने पार्ट 2 को आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जिसने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाकर के देख लेना। पार्ट 1 में मात्र 3 से 4 टॉपिक हैं, 19 मिनट का वीडियो था, जिसमें 5 से 6 मिनट तो हमने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देने में ही निकाल दिया था। उसके बाद में आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार समझ लेना। एंड इससे पहले अगर आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 तक की क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लीज जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हमने वहां पर ऐसे डिस्कस किए थे जो यहां पर आपको बार बार यूज होते देखने को मिलेंगे। जैसे कि नीति निर्देशक तत्व हो गए, मूल अधिकार हो गए, न्यायपालिका हो गई, लोकसभा राज्यसभा अधिकारों की बात हो गई, ठीक है, समानता की बात हो गई, और भी कई सारे फैक्ट हैं जो कि हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 के बीच में डिस्कस कर लिए हैं, जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक पार्ट 2 का है आदिवासी कौन लोग हैं, ठीक है। तो बहुत ही साधारण भाषा में, बेसिक लैंग्वेज के साथ में समझते हैं। पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगल के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह से जी रहे हैं। अब इसका अर्थ ना हमारी भाषा में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझो। कहने का अर्थ ये, हमारा जो जीवन शुरू हुआ था जब हम लोग आदि मानव थे तो कहां पर रहते थे? जंगल में रहते थे। आप सभी को पता है, ठीक है। आदि मानव से हम मानव बने, ठीक है। धीरे धीरे हमने घर बनाने शुरू कर दिए, गांव बसाने शुरू कर दिए। हम लोग जंगल से बाहर आकर के अपनी मानव बस्तियां बसाने लगे और वहां पर रहने लगे। लेकिन कुछ लोगों ने जंगलों में ही रहना उचित समझा, वो जंगल के साथ ही जीते आए। जो जंगल के साथ ही जीते आए, जिन्होंने अपने जीवन को जंगल के साथ में, जंगल में रहते हुए बेहतर बनाया, उन्हें हम आदिवासी कहते हैं, इन्हें मूल निवासी कहते हैं। मूल अर्थात जड़, जो पुराने समय से उसी जगह पर रहते आ रहे हैं, जंगल के साथ में रहते आ रहे, जंगल को ही अपना घर बनाकर जीते आ रहे, उनको हम कहते हैं मूल निवासी अर्थात आदिवासी, ठीक है। तो ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगल के साथ में जीते आए हैं और आज भी उसी तरह से अपना जीवन जी रहे हैं। अब अगर भारत में बात की जाए तो 8% आबादी आदिवासियों की है। कितनी है? 8% आदिवासियों की आबादी है। देश के बहुत सारे मुख्य खनन उद्योग, खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में है। जैसे एग्जांपल के रूप में जमशेदपुर हो गया, राउरकेला हो गया, बोकारो है, भिलाई है। आजकल अगर आप देखोगे तो आदिवासियों की जो जमीन छीनी जा रही है उसके पीछे के मुख्य कारण यही है कि वहां पर खनन किया जाना है, ठीक है। अभी आप देखोगे हसदेव जंगल को क्यों काटा जा रहा है? क्योंकि वहां पर खनन करना है, ठीक है। बहुत सारी
वेब सीरीज इसके ऊपर बनाई जा रही है कि आदिवासियों की ज़मीन को इसलिए छीना जाता है क्योंकि वहाँ पर खुदाई करनी है, खनन करना है, कई सारे प्रोजेक्ट चलाने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आदिवासियों की ज़मीन बड़े पैमाने पर छीनी जाती है और आज के टाइम पर भी बहुत सारे खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासियों की ज़मीन पर बने हुए हैं। जैसे कि एक हो गया आपका जमशेदपुर, ठीक है। जमशेदपुर की अगर आपको कहानी समझनी है तो क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को पढ़िएगा, ठीक है। वहां पर क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में इसका पूरा स्टोरी दी गई कि किस तरह से आदिवासियों की मदद से ही टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को खड़ा किया जाता है, जिसको हम टेस्को कहते हैं, उसकी स्थापना की गई थी। कैसे की गई थी इसको हमने पूरा समझा था, ठीक है। भिलाई ये भी आदिवासियों के इलाके में ही है, इसको हमने पूरा वहां पर क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में इसकी पूरी बैक हिस्ट्री को समझा था। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। देखो, आदिवासी शब्द से ये मत समझ लेना कि सभी आदिवासी एक तरह के होते, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम अपने भारत की विशेषता बात करते हैं तो भारत में 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह निवास करते हैं। आदिवासी कोई एक ही जाति नहीं है या फिर एक ही समूह नहीं है। आदिवासियों के अलग अलग समूह होते हैं, उन समूहों के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, सभी के अपने अलग अलग कायदा कानून होते हैं। तो भारत में 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह पाए जाते हैं। ये रहते कहां पर हैं? तो विशेष रूप से जिन राज्यों में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है उनके यहां पर नाम दिए गए। सबसे पहला छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है, ठीक है। इसमें अगर आप मणिपुर को देखोगे तो हाल ही में मणिपुर बहुत ही सुर्खियों में रहा। यहाँ पर आदिवासियों के बीच में बहुत अधिक मतलब झगड़ा वगैरह चल रहे हैं, यहाँ पर वायलेंस बहुत अधिक है और इसको लेकर के कई बार लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पर भी आवाज उठाई है। बट अभी तक मणिपुर की जो अशांति है उसे समाप्त नहीं किया गया। यहाँ पर अभी भी मणिपुर में अशांति फैली हुई है, ठीक है। तो हमारे भारत देश के इतने राज्य हैं जहां पर आदिवासियों की संख्या अधिक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकेले उड़ीसा में 60 से ज्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं, ठीक है। तो जनजातीय समूह कहें या फिर आदिवासी कहें, दोनों एक ही बात है। तो उड़ीसा में केवल अगर हम बात करते हैं तो 60 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह या फिर जनजातीय समूह वहां पर निवास करते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। हाँ, एक बात याद रखना, हमारा जो समाज होता है और जो आदिवासी समाज होता है इसको आज बारीकी से समझो, ठीक है। कैसे दिखाई देते हैं, क्या नियम होते हैं, किस तरह की व्यवस्था अपनाते हैं। तो आदिवासी समाज जो है हम आम जनता के मुकाबले थोड़ा सा अलग तरीके से रहते हैं, अलग तरीके से दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके सींग होते हैं या उनके 4 हाथ होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनके कायदे कानून थोड़े से अलग होते हैं, अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। पैसे को लेकर के ऊंच नीच हो सकता है, ठीक है, सामाजिक हैसियत को लेकर ऊंच नीच हो सकती है, बट जाति व्यवस्था इनके बीच में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, इसको इन्होंने स्वीकार नहीं किया। अच्छा, इसकी हिस्ट्री को हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री में बहुत ही बारीकी से समझा था, बट यहां पर भी हम आपको इसकी सिंपल हिस्ट्री बताने का प्रयास करते हैं। देखो, हुआ ये था कि जब ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को बनाया था और वर्ण व्यवस्था के बाद में जब जाति व्यवस्था को बनाया था तो ये आदिवासियों के पास में भी गए थे। भाई, धर्म का प्रचार करना तो इनका काम ही था उस टाइम पर। आदिवासियों के पास में गए थे कि भाई आप इस जाति व्यवस्था को स्वीकार करो और जैसे सभी लोग रहते हैं, ठीक है, गांव बसा करके इस तरह से आप बसा करके जाति व्यवस्था स्वीकार करके रहो। लेकिन बहुत सारे आदिवासियों ने इस जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। जिन लोगों ने जाति व्यवस्था को स्वीकार कर लिया वो सनातन धर्म के हो गए और वो हम सभी आम नागरिकों की तरह गांव बसा करके वहां पर रहने लगे। बट जिन लोगों ने जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को, इन धर्मवादियों के नियमों को स्वीकार नहीं किया, वो अपनी पुरानी पद्धति के अनुसार चलते रहे, ठीक है। उनके बीच में ऊंच नीच का फर्क बिल्कुल भी नहीं आया, ठीक है, और वो अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार अपने जीवन को जीते रहे, ठीक है। तो हम ये आज भी देखते हैं कि आदिवासी समाज जो है वो हमारे आमतौर से समाज से बिल्कुल अलग दिखाई देता है क्योंकि वहां पर ऊंच नीच का फर्क नहीं है, ठीक है। और है भी अगर थोड़ा बहुत तो बहुत कम है, वो जातिवाद का नहीं आपको देखने को मिलेगा। पैसे को लेकर के या फिर संपत्ति हो गया, ज्ञान है, इसको लेकर के देखने को मिलता है। इस वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं, जो हमने हिस्ट्री अभी आपको बताई है उसी वजह से, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियमों को स्वीकार नहीं किया, इसलिए जो जाति वर्ण पर आधारित समुदाय रहते थे या फिर जो राजा के शासन में रहने वाले समुदाय थे उनसे बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। उनसे अलग इनके नियम, कायदा कानून होते हैं, ठीक है।
अब प्रश्न यहां पर खड़ा होता है कि जब इन्होंने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, ठीक है, जब इन्होंने ब्राह्मणों की नीतियों को स्वीकार नहीं किया, तो ये पूजा किनकी करते थे, इनका धर्म क्या था, इनके रीति रिवाज क्या थे, नियम क्या थे, इनको भी यहां पर समझ लो। तो बहुत ही शॉर्ट में बताया गया, बट मैं इसको बहुत ही अच्छे ढंग से साधारण भाषा में एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। जैसे यहां पर कहा गया कि 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं, ठीक है। इसी तरह से हर आदिवासी समूह का अपना एक जनजातीय धर्म होता है, ठीक है, याद रखना। उनके धर्म जो है इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। जैसे इस्लाम में नियमों का पालन किया जाता है, हिंदू धर्म में नियमों का पालन किया जाता है, ईसाई धर्म में नियमों का पालन किया जाता है। इन नियमों का पालन जनजातीय धर्म या फिर आदिवासी लोग नहीं करते हैं। इनके अपने अलग नियम होते हैं, ठीक है, अलग उपासना पद्धति होती है, अपने अलग तरीके से रहते हैं। ये जनजातीय धर्म के अनुसार चलते हैं। अब जनजातीय धर्म क्या है, इस चीज को भी समझ लो, ठीक है। जैसे हम देखते हैं भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके अपने अपने अलग अलग नियम हैं, ठीक है, कायदे कानून है, पूजा पद्धति है। तो इस तरह से आदिवासियों के भी अलग अपने देवता होते हैं, ठीक है, और अपने जनजातीय धर्म के अनुसार ये अपना जीवन जीते हैं। कहा जा रहा है कि वे अक्सर अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। किनकी उपासना करते हैं, अपने पुरखों अर्थात पूर्वजों की, इनके जो पुराने पूर्वज थे उनकी उपासना करते हैं। दूसरा, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। अब यहां पर प्रकृति शब्द का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो प्रकृति की उपासना का अर्थ क्या है, तो प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं आती हैं। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि सबसे पहले तो भाई ये जिनकी पूजा करते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं इनके पुरखे, ठीक है, अपने पूर्वज, ठीक है। दूसरा, गांव और प्रकृति, अपने गांव की कोई एक देवता मान लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। तीसरा, प्रकृति की उपासना करते हैं। अब प्रकृति की उपासना से जुड़ी, जो प्रकृति की उपासना में क्या होता है कि प्रकृति से जुड़ी हुई जो आत्माएं हैं, जैसे कि पर्वत, ठीक है, तो पर्वत की उपासना करेंगे, नदी की उपासना करेंगे, ठीक है, पशु, ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं पर्वत देवता, ठीक है, पर्वत के नाम से किसी एक दो देवता को मान लिया, जंगल देवी को मान लिया, ठीक है, जंगल की किसी एक देवी को मान लिया, इसी तरह से नदी की किसी एक देवी को मान लिया। अभी क्या है ना कि एक अमेजोन पर बहुत ही पॉपुलर वेब सीरीज हो रही है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है। वहां पर क्या है कि एक कम्युनिटी थी, ठीक है, आदिवासियों की, उनके जंगल को खनन के लिए उनसे छीना जा रहा था। उन्होंने बहुत अधिक प्रोटेस्ट किया, हर तरह के हथकंडे अपनाकर देख लिए। जब वो अपने जंगल को नहीं बचा पाए तो उन्होंने क्या किया, अपनी जंगल की देवी की पूजा की और सामूहिक रूप से आत्मदाह कर दिया, ठीक है। ये वेब सीरीज में दिखाया गया है, रियलिटी में हुआ या नहीं हुआ मुझे इसकी जानकारी नहीं है, बट उसमें जो दिखाया गया, ठीक है, इस तरह की चीजें होती हैं, ये मुझे जानकारी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लिया। आत्मदाह करने के बाद में उन्होंने क्या किया, आत्मदाह करने के पीछे का रीजन दिया कि जो जंगल की देवी हैं उनका उन्होंने आवाहन किया कि हम सभी लोग अपनी आत्मा का दान करते हैं आपको, ठीक है, हम आत्मदाह करके जंगल की देवी का आवाहन करते हैं कि हम आपके जंगल को नहीं बचा पाए हैं, आप आकर के अब अपने जंगल की रक्षा कीजिएगा। तो उनके आत्मदाह की वजह से जंगल कटने से तो बच गया, लेकिन काफी टाइम बाद जब जंगल में फिर से खनन की प्रक्रिया शुरू होती है तो वहां पर ऐसी कहानियां फैलाई जाती हैं कि वो देवी जिनका आह्वान किया गया था वो लोगों को मारने में लगी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग भी, जो आदिवासी लोग होते हैं, अपनी जंगल की देवी, ठीक है, पर्वत देवता, पर्वत के किसी एक देवता को मान लिया, ठीक है, जो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नदी की देवी, पशु, ठीक है, कि भाई ये हमारे पशु, जैसे कि आपको दक्षिण भारत में चीजें बहुत देखने को मिलती हैं, उनकी आत्माओं की पूजा करते हैं, ठीक है। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वही निवास माना जाता है। अर्थात ये जो आत्माएं होती हैं जिन स्थानों से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, वहीं से इनका निवास माना जाता है, ठीक है। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं, ठीक है, जैसे कि पर्वत की कोई एक आत्मा मान ली, पर्वत देवता, नदी देवी, ठीक है, पशु कि भाई ये पशु हैं, ये हमारी रक्षा करेंगे। इसी तरह से जिन इलाकों से जुड़ी हुई ये होती हैं वहीं पर इनका निवास स्थान भी माना जाता है, ठीक है। अभी आपने कांतारा मूवी में जैसा देखा कि भाई वो जो देवत होते हैं वो एक गांव के होते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं, राजा ने कहा, तो उन्होंने कहा हम आपके साथ तो चलेंगे लेकिन आपको उसके बदले इन गांव वालों को कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से और भी चीजें होती हैं, ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वही निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजी में पूजा की जाती है, अर्थात पवित्र कुछ स्थान होते हैं, ठीक है, जहां पर इनकी पूजा की जाती है, ठीक है। जबकि पुरखों की उपासना घर में की जाती है। अपने पूर्वजों की उपासना आमतौर पर व्यक्ति घर में करते हैं, लेकिन जो ये
ग्राम आत्माएं होती हैं, ठीक है, उनकी उपासना गांव के किसी एक केंद्र पर की जाती है, ठीक है, पवित्र केंद्र पर किसी एक केंद्र पर निर्धारित किया जाता है, वहां पर इनकी पूजा की जाती है। अब आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि जो जनजाति धर्म होते हैं उसमें किस तरह से पूजा पद्धति होती है, उपासना पद्धति उनकी क्या रहती है, ठीक है। इससे अधिक सिंपल भाषा में क्या ही हम आपको एक्सप्लेन करें, मुझे लगता है कि इतना बेटर है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त वैष्णव भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे। हाँ, अब इस चीज को समझो, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि हमारे जो सनातन धर्म के ब्राह्मण हैं, इन्होंने जाति व्यवस्था में लाने का प्रयास किया था इन आदिवासियों को, ठीक है, उनको आदिवासियों को प्रभावित करने का प्रयास किया। इसी तरह से हमारे देश में जितने भी धर्म, जितने भी पंथ, जितने भी लोग आए, उन सभी लोगों ने अपनी अपनी पद्धतियों से आदिवासियों को प्रभावित करने का प्रयास किया। जैसे कि बौद्ध हो गए, जैन हैं, ईसाई हैं, वैष्णव पंथ के हो गए, भक्ति पंथ के हो गए, शाक्त पंथ के हो गए, तो जितने भी ये धर्म पंथ के लोग हुए हैं, इन सभी ने आदिवासियों को अपने धर्म में शामिल करने का प्रयास किया, अपने पंथ में शामिल करने का प्रयास किया, ठीक है। तो इसमें हुआ ये कि इन सभी बौद्ध धर्म जैसे हो गया, ईसाई धर्म हो गया, वैष्णव भक्ति परंपरा, तो ये जितनी भी परंपराएं हैं, इन सभी परंपराओं से ये आदिवासी कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रभावित होते रहे, लेकिन पूर्ण रूप से कभी भी प्रभावित नहीं हुए, ठीक है। धीरे धीरे जैसे कि भाई 50 आदिवासी समूह है तो 50 में से भाई 50 आदिवासी लोग हैं तो 50 आदिवासी लोगों में से भाई 5 लोग ऐसे निकल गए जिन्होंने बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गए और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। 5 फिर से ऐसे हुए कि भाई उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। 10 साल बाद उनकी जनसंख्या बढ़ी, जो 50 में से 10-40 बचे थे और उनकी जनसंख्या हो गई 100, तो 100 में से फिर 10 ऐसे निकले जिन्होंने बौद्ध धर्म या फिर ईसाई धर्म को अपना लिया, या इस्लाम धर्म को अपना लिया, या वैष्णव को अपना लिया, ठीक है, या हिंदू धर्म को अपना लिया। ऐसी चीजें इसमें गतिविधियां चलती रहती जो कि हर धर्म में होती हैं और वो यहां पर भी हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इन पंथों से प्रभावित होते रहे हैं ये आदिवासी समूह, ठीक है। यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ा है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल आदिवासी ही इन धर्मों से प्रभावित होते रहे, ऐसा भी है कि आदिवासी के धर्मों से भी आसपास के जो इलाके थे, आसपास के जो साम्राज्य थे, वो भी प्रभावित होते रहे। जैसे कि अभी आपने कांतारा मूवी में देखा, वो राजा थे और आदिवासियों के इलाके में जाकर के वहां के देवता से कहते हैं कि आप हमारे साथ चलो, तो वहां पर वो प्रभावित हुए थे कि नहीं हुए थे। इसी तरह से केवल आदिवासी ही अलग अलग धर्म के देवताओं से, अलग अलग धर्म की नीतियों से प्रभावित नहीं हुए, बल्कि आदिवासियों की नीतियों, इनके देवताओं से भी कई साम्राज्यों के जो राजा थे वो भी प्रभावित हुए, कई साम्राज्यों के लोग भी इनसे प्रभावित हुए, ठीक है। और इसी वजह से आज तक आदिवासियों का अस्तित्व बना हुआ है। आगे कहा जा रहा है उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति एवं तांत्रिक पद्धतियां इसी का उदाहरण है। अच्छा, जगन्नाथ मंदिर में कौन कौन गया है? जगन्नाथ पंथ की अगर हम बात करते हैं, उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ, तो ये आदिवासियों से बहुत प्रभावित है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आज भी वहां की जो मूर्ति बनाई जाती है वो आदिवासी समूह के द्वारा ही बनाई जाती है, ठीक है। तो उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ आदिवासियों से बहुत प्रभावित है, यहाँ के देवताओं से प्रभावित है, ठीक है। इसी तरह से बंगाल और असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं जो हैं, ठीक है, शक्ति की पूजा वाली और तांत्रिक परंपराएं जो हैं, ये भी आदिवासियों से प्रभावित हैं, ठीक है। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपनाया। अच्छा, इसके पीछे के रीजन क्या थे जानते हो? जो 19वीं सदी में बहुत सारे लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया था, आदिवासी समाज के, तो इसके पीछे के रीजन थे अंग्रेजों ने क्या किया था, ईसाई मिशनरियों को खुले पैमाने पर ईसाई धर्म का छूट प्रचार करने की छूट दे दी थी कि आप जैसे चाहो वैसे इसका प्रचार करो। तो ईसाई लोगों की एक बहुत ही अच्छी खासियत होती है कि ये शिक्षा देते हैं, ठीक है, फ्री भोजन देते हैं और उसके माध्यम से लोगों को कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। ईसाइयों ने जाकर के आदिवासियों के इलाकों में अपने विद्यालय खोले, ठीक है, और विद्यालय खोलने के बाद में वहां पर इनको पढ़ाने लगे और पढ़ा करके इनकी मानसिक स्थिति बदलने का प्रयास करने लगे, इनको सुधारने लगे। जैसे कि देखो, ये भूत प्रेत की कहानियां बहुत करते थे, ठीक है, तांत्रिक परंपराओं में बहुत विश्वास रखते थे, आत्माओं की पूजा करते थे, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। तो ईसाइयों ने कहा, जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा मत करो, ठीक है, ये आत्मा की पूजा करना सही नहीं है, ठीक है, तांत्रिक परंपरा सही नहीं है। जानवरों का शिकार करते थे, शराब वगैरह पिया करते थे, नशा वगैरह करते थे। तो ईसाई लोगों ने इनकी इन आदतों को छुड़वा करके ईसाई धर्म को अपनाने का प्रयास किया। तो काफी हद तक ईसाई धर्म के जो मिशनरी थे वो इसमें सफल भी हुए थे और भी कई सारी चीजें दी थी कि अगर आप ईसाई धर्म को अपना लोगे तो अंग्रेज सरकार आपको जमीन देगी रहने के लिए, ठीक है, आपको बसाएगी, कई सारी योजनाएं बताई थी। तो इससे क्या हुआ कि 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपनाया था, जो कि आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया था, ठीक है। एक मिनट,
आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया था। हाँ, ये चीज हमें देखने को मिलती है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं। हाँ, अगर हम आदिवासियों की बात करें, चूंकि ये आदि काल से चले आ रहे हैं, जब मानव हम लोग अस्तित्व में नहीं थे, ठीक है, हम आदि मानव से तब से चूंकि इनकी परंपराएं चली आ रही हैं और इन्होंने जंगल को नहीं छोड़ा, ठीक है, तो ये अपनी संस्कृति को, अपनी पद्धतियों को, अपनी भाषाओं को तब से संजो करके इन्होंने रखा है, ठीक है। तो आदिवासी की जो भाषाएं हैं, ये अपनी भाषाएं इनकी हमेशा रही हैं। उनमें से ज्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। भाई जब आदिवासी इतने पुराने हैं तो इनकी भाषाएं भी तो पुरानी होंगी, ठीक है। तो आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं और ये संस्कृत जितनी और उससे भी अधिक पुरानी भाषाएं बोलते हैं। इन भाषाओं में बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया, ठीक है। अर्थात आदिवासियों की जो भाषाएं थी, इन्होंने हमारे भारत देश की कई सारी भाषाओं को भी प्रभावित किया। एग्जाम्पल के रूप में बांग्ला में आपको आदिवासियों की भाषाओं का काफी अधिक भाग देखने को मिलता है, ठीक है। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो आदिवासियों में, ठीक है, आदिवासियों में संथाली नाम की भाषा होती है, ये बोलने वालों की संख्या अधिक है। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं। अर्थात आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो आदिवासियों की भाषा की पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, ठीक है, और इंटरनेट पर भी आदिवासियों की भाषाएं मौजूद हैं। अगर आप चाहें अगर तो इनकी भाषा को सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी, इंटरनेट पर इनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात आदिवासी समूह जो हैं ये अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में आते हैं। किस में आते हैं? अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में ये आते हैं, ठीक है। आदिवासी समुदाय की एक सरकारी सूची भी बनाई गई है। अनुसूचित जातियों को कई बार अनुसूचित एक मिनट जनजातियों को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर के भी देखा जा सकता है। अच्छा, अगर हम जातिगत की बात करें, जातिगत व्यवस्था की बात करें, अब चूंकि हमारे भारत देश में अगर आप देखोगे तो SC ST, ठीक है, OBC वगैरह ये ज़्यादा चलते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो जो आदिवासी समूह के लोग हैं, मुख्यतः इनको अनुसूचित जनजाति शब्द से इस्तेमाल होता है। सरकारी दस्तावेजों में इनके लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कई सारे मतलब सरकारी रिकॉर्ड ऐसे भी हैं जिसमें इन आदिवासियों के लिए अनुसूचित जातियों, ठीक है, के साथ मिलकर भी इनको देखा गया। मतलब इन लोगों के, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, ठीक है, इनके साथ मिलाकर के भी इनको देखा गया। देखो इसमें फर्क क्या है, अनुसूचित जनजाति और इसमें जातियों, ठीक है, ये केवल जाति है जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, और अनुसूचित जनजाति अर्थात ये आदिवासी समूह आ जाते हैं, ठीक है। तो सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया जाए। किसका? जनजाति। जनजाति सबको याद रखना, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित शब्द इसलिए क्योंकि ये पिछड़े वर्ग से आते हैं, ठीक है, इनकी सामाजिक हैसियत इतनी अधिक अच्छी नहीं रही है, ये जंगल से जुड़े हुए हैं और इनको लोग हमेशा मतलब अनुसूचित लोगों की श्रेणी में ही रखते थे, ठीक है, इसलिए। और आदिवासी समूह एक ही आदिवासी समुदायों की एक सरकारी सूची बनाई गई है, जिसमें अगर आप देखोगे तो इनको अनुसूचित जनजातियों को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर के, अर्थात हमारे समाज में रहने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अर्थात आदिवासियों को एक ही लिस्ट में रखा गया है, ठीक है, इनको एक समान माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में अब हमें डिस्कस करना है आदिवासी और उनकी प्रचलित छवियों के बारे में। समाज में इनसे रिलेटेड जो छवियां दी गई हैं, इनसे जुड़ी हुई जो हम बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं, कैसे इनकी वेशभूषा होती है, किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, भाषा किस प्रकार की होती है, तो उनको हम यहाँ पर समझते हैं। पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि हमने देश में आदिवासियों को एक खास तरह के पेश किया जा रहा है। हमारे देश में आज के टाइम पर आदिवासियों को एक बहुत ही खास तरह से दिखाया जा रहा है। कैसे? स्कूलों के उत्सव, सरकारी कार्यक्रम या किताबों व फिल्मों में उन्हें सदा एक ही रूप में पेश किया जाता है। हम देखते हैं कि वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए, हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर यह कि भाई हमारे देश में अगर आप देखोगे तो आदिवासियों को, भाई हमारे देश में 500 से ज्यादा आदिवासी समूह रहते हैं, ठीक है, लेकिन इन सभी आदिवासी समूहों को एक ही तरह से और वो भी खास तरह से पेश किया जाता है। और वो तरीका कौन सा है कि भाई ये रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, सिर पर मुकुट लगाए रहते हैं और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। क्या ऐसी सच्चाई है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा हम इनकी जिंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं। अगर हम हमारे समाज में देखें, पिक्चर्स में देखें, स्कूल के कार्यक्रमों में देखें, फिर कहीं भी देखें, ठीक है, सरकारी कार्यक्रम हो गए, स्कूल के उत्सव हो गए, किताब हो गई,
फिल्म हो गए, तो यहाँ पर हमें ऐसा देखना कि मिलता है कि भाई जो आदिवासी समूह के लोग हैं ये रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, घास फूस मतलब का ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है, सिर पर मुकुट लगाए रहेंगे, ठीक है, हमेशा नाचते गाते दिखाई देंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि पूर्ण रूप से सच्चाई नहीं है। इसके अलावा हम उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत ही आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इनका जीवन आकर्षक बहुत अधिक नहीं होता है, जंगल में रहते हैं, ठीक है। जंगल में रहना हमेशा अच्छा नहीं होता, आप एक दिन जाकर रह करके देखिएगा, ठीक है। आदिवासियों का जीवन बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आदिवासियों के लिए उनका जीवन खराब है। हम जैसे रहते हैं वो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। हमें जो पसंद है वो हमारे लिए अच्छा है। अब आप जंगल के व्यक्ति को शहर में ला करके रख दोगे, वो नहीं रह पाएगा। आपने कई बार देखा होगा गांव के जो वृद्ध लोग होते हैं वो गांव में खुले वातावरण में रहते हैं, ठीक है। आप उनसे कहो कि भाई आप आकर के गांव में शहर में रहो, ठीक है, आ जाएंगे शहर में, लेकिन उनकी इच्छा होगी कि शहर से भागें भागें, क्योंकि शहर में उनको घुटन महसूस होगी। अब जो जंगल में रहने वाला प्योर ऑक्सीजन ग्रहण करने वाला है उसे आप अगर शहर में लेकर के आओगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि इसलिए बहुत सारे लोगों को इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि इनका जो जीवन है आदिवासियों का बहुत आकर्षक होता है। ऐसा नहीं है, ठीक है। पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है ऐसा भी नहीं है। हमारे जो आदिवासी लोग हैं आज के टाइम पर मोबाइल का भी उपयोग करते हैं, इतने पुराने किस्म के नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, आईएएस ऑफिसर भी हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पैमाने पर है, राष्ट्रपति भी आदिवासी को बन रहे हैं। आज देख रहे हैं ना, हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये आदिवासी समाज से ही आती हैं। किससे आती हैं आप बताइए मुझे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे आदिवासी समूह आज के टाइम पर इतना पिछड़ा नहीं रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि आदिवासियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आगे नहीं बढ़ना चाहते तो आज के टाइम पर सरकारी क्षेत्रों में इतने अधिक आदिवासियों का बोलबाला नहीं होता। वो आगे बढ़ना चाहते हैं बट उनको आगे बढ़ने के उतने अधिक अवसर नहीं मिल पा रहे, क्योंकि ये हाशियाकरण का शिकार हैं, ठीक है। इसकी कारण को समझ लीजिएगा। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। आदिवासी बदलाव से थोड़ा बहुत दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि भाई सभी की अपनी अपनी आदतें होती हैं, पसंद होती है, नापसंद होती है, ठीक है। नए विचारों से भी, अब भाई आप लोग मॉडर्न कपड़े पहनकर घूमोगे, ठीक है, चड्डी बनियान पहन करके रोड पर आप घूम सकते हो, बट आदिवासी समाज के लोग ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। उनकी जो अपने कल्चर है, अब गांव का एक व्यक्ति और शहर के व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। इसी तरह से विचारधारा में फर्क है, ठीक है। नए विचारों को ग्रहण करना चाहते बट वो अपनी परंपराओं को भूल के आगे नहीं बढ़ना चाहते, ठीक है। बदलाव को स्वीकार करना चाहते बट बदलाव के चक्कर में अपनी परंपराओं को नहीं भूलना चाहते। कुछ खास समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर भेदभाव हो जाता है, ठीक है। अक्सर भेदभाव हो जाता है और यहीं पर ये हाशियाकरण का शिकार होते हैं, ठीक है। तो ऐसा आज के बाद मत सोचना कि आदिवासी समाज के जो लोग हैं ये केवल जंगलों में रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में हमें बात करनी है आदिवासी और विकास। आदिवासियों के क्षेत्र में जो विकास की गतिविधियां चल रही हैं, इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास किया है, आदिवासियों का विकास अब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। तो पहले बिंदु में यहाँ पर कहा जा रहा है भारत में, एक मिनट, हाँ, भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, गहरा महत्व रहा है। कैसे रहा है इस चीज को समझो। लोहे, तांबे, सोने व चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज्यादातर जड़ी बूटियां और पशु उत्पाद जैसे कि मोम, लाख, शहद और स्वयं जानवर जिसमें हाथी, ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का एक बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी तक हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगल से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों को आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। अब समझो इसकी क्या कही जा रही है, इसका अर्थ क्या है। कहने का अर्थ ये है यहाँ पर कि भाई हमारे देश में जो साम्राज्य और सभ्यताओं का विकास हुआ है इसमें जंगलों का और आदिवासियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्यों रहा है? लौह अयस्क, तांबा, सोना, चांदी, इनके जो अयस्क हैं, इनके जो केंद्र थे, भंडारण के केंद्र थे, उनका ज्ञान आदिवासियों के पास में था।
लौह अयस्क से लोहा बना करके उसके हथियार बनाने का काम आदिवासियों का हुआ करता था। तांबा, सोना, चांदी इसके अयस्क से इनको निकालने का काम आदिवासियों का हुआ करता था, ठीक है। और आदिवासी इन अयस्कों का प्रयोग करके इनसे चीजों को बनाते थे और वो साम्राज्यों को प्रोवाइड करते थे। अच्छा, इसका अधिकार आदिवासियों के पास में क्यों था? क्योंकि ये सारी चीजें जंगल में ही मिलती थी और जंगल पर अधिकार था आदिवासियों का। जंगल में रहना, घूमना फिरना, जंगल का उपयोग करना आदिवासी ही किया करते थे, ठीक है। इसलिए साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। अगले पॉइंट में, कोयला और हीरे, कीमती लकड़ी, ज्यादातर जड़ी बूटियां और पशु उत्पाद जैसे कि मोम, लाख, शहद और स्वयं जानवर, ये सभी जंगलों से ही मिलते थे। अच्छा, युद्ध लड़ने के लिए हाथियों की पहले बहुत आवश्यकता हुआ करती थी, ठीक है। अगर हम अशोक सम्राट के टाइम का इतिहास देखते हैं तो हाथियों की इनके पास में बहुत बड़ी सेना थी। मौर्य साम्राज्य के पास में बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है। ये सारी की सारी सेना जंगलों से हाथी पकड़कर आदिवासियों द्वारा इनको प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। आदिवासियों द्वारा जंगलों से लकड़ी काट करके लाई जाती थी और उससे इमारतें बनाई जाती थी। कोयला जो था, कोयले की खदान से कोयला निकालने का काम भी आदिवासी किया करते थे। हीरा निकालना, ठीक है। जड़ी बूटियों का ज्ञान आदिवासियों को ही था। पशु उत्पाद जिसमें मोम हो गया, लाख है, शहद है, ये भी निकालना और ये शहर वाले लोगों को प्रोवाइड करना आदिवासियों का ही काम था, ठीक है। जानवर पकड़ना, जानवरों से उत्पाद प्राप्त करना, जंगल के जो जानवर थे वो भी कार्य आदिवासियों का ही था। अर्थात इन सभी चीजों में आदिवासियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब इतने क्षेत्रों में जब आदिवासियों का दबदबा था तो आप समझ सकते हो कि उस टाइम पर आदिवासियों की कितनी ताकत थी, कितनी पहुंच थी, आदिवासियों की वैल्यू क्या थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, ठीक है। क्यों रहता है? इसके लिए सबसे पहला कारण दिया गया है कि जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता है, ठीक है। और जंगल पर किसका कब्जा था? आदिवासियों का था। आगे, ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। अब आप कहोगे कि भैया अगर आदिवासी नहीं होंगे तो क्या नदियां नहीं चलेंगी? चलेंगी नदियां, क्यों नहीं चलेंगी, लेकिन नदियों को सुरक्षित कौन रखेगा? जंगल नहीं होंगे क्या? अगर आदिवासी नहीं होंगे, जंगल होंगे, लेकिन जंगलों को सुरक्षित कौन रखेगा? नदियों को सुरक्षित रखना, जंगलों को सुरक्षित रखना, इसका कार्य किनका है? आदिवासियों का, ठीक है। ये शिकार करते हैं अपने पेट पालने के लिए, ठीक है, ना कि इसके लिए कि जंगलों के जानवर को कम किया जाए, ठीक है। तो आदिवासियों का इन सभी चीजों में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं जंगल, और जंगल की सुरक्षा कौन करता है? आदिवासी लोग। 19वीं सदी के आखिरी तक हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगल से ढका हुआ था। 19वीं सदी के आखिरी, अच्छा, अगर जब हम 19वीं सदी की बात कर रहे हैं तो याद रखना सन 19वीं सदी आता है सन 1900 से लेकर नहीं, हाँ, सन 1800 से लेकर के 1900 की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। हाँ, तो इस समय तक सन 1900 तक आते आते हमारे देश में जंगल जो था वो बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ था, ठीक है। और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। अर्थात जो जंगल थे, ठीक है, जंगलों का ज्ञान इनके पास में बहुत अधिक था। जंगल में कहां पर कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, किस प्रोडक्ट का, किस जड़ी बूटी का क्या उपयोग हो सकता है, ठीक है, इन सभी चीजों का आदिवासियों का बहुत बड़े पैमाने पर जबरदस्त ज्ञान था। कब तक? 19वीं सदी के मध्य तक, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ भी थी। अर्थात जंगल के प्रत्येक इलाके में, ठीक है, कहां पर क्या चीज मिलेगी, हर जगह पर इन आदिवासियों का कब्जा था। उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन कभी नहीं रहे, ठीक है। जब तक अंग्रेजों का हमारे देश में बहुत अधिक दबदबा नहीं बढ़ा, अंग्रेज वन कानून नहीं लेकर के आए। हमने क्लास 8 के एनसीईआरटी में पढ़ा है हिस्ट्री में कि अंग्रेज वन कानून जब लेकर के आए तो उसके बाद में आदिवासियों का जीवन किस तरह से प्रभावित हुआ, ठीक है। तो जब तक ये वन कानून नहीं आए, आदिवासी जो थे ये रियासत या रजवाड़ों के अधीन कभी नहीं हुए। जंगलों पर इनका नियंत्रण रहा, जंगलों की पूरी जानकारी इनको रही। जैसे कि भाई आप अपना मोबाइल चलाते हो, ठीक है, तो आपके अपने मोबाइल के अंदर की पूरी जानकारी होगी, ठीक है। कहां पर आपने कौन सी फोटो सेव करके रखी हुई है, कहां पर कौन सा मैसेज सेव करके रखा हुआ है, कहां का लॉक क्या है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसे ठीक कैसे करनी है, ये सारी सेटिंग की आपको जानकारी होगी। इसी तरह से जंगलों की पूरी जानकारी इन आदिवासियों को थी। बिल्कुल, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। कहने का अर्थ यह है कि कभी भी जब तक वन कानून नहीं आए,
आदिवासी समुदाय इन रियासत और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि ये रियासत और जो रजवाड़े थे ये संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे कि भैया हमें हाथी प्रोवाइड कर देना, हमें वन की लकड़ी प्रोवाइड कर देना, हमें जो जानवरों से उत्पाद होते हैं जैसे कि शहद हो गया, लाख हो गया, मोम है, ये प्रोवाइड कर देना, जड़ी बूटियां प्रोवाइड कर देना, कीमती पत्थर प्रोवाइड कर देना, इन चीज़ों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। ठीक है, लेकिन अगर हम आज के टाइम पर बात करें तो आज आदिवासियों को हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। इसके पीछे के रीजन क्या क्या है अब यहां पर समझो। औपनिवेशिक शासन ने, अर्थात जो गुलामी का शासन था, उसने पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजें, एक मिनट, औपनिवेशिक शासन से पहले, हाँ, से पहले आदिवासी समुदाय जो था ये शिकार और चीजें बीनकर आजीविका चलाते थे। सबसे पहले तो जंगल में शिकार कर लिए, ठीक है, और उससे अपना पेट भर लिया। इसके अलावा जंगल की जो चीजें होती हैं उनको बीन लिया, जंगल की चीजों का उपयोग कर लिया, उनको बेच लिया और उससे अपनी आजीविका चलाए। वे एक जगह ठहर कर कम रहते थे। आज जंगल, जैसे कि इतना बड़ा जंगल है तो आज यहाँ पर रह रहे, कल वहां पर रह रहे, ऐसे झूम खेती किया करते थे। ठीक है, आज यहाँ पर खेती कर रहे, कल वहां पर कर रहे, भाई पूरा जंगल उनका है, कहीं भी खेती करो, कुछ भी करो, कोई अधिकार ही नहीं किसी का था। ठीक है, तो जगह जगह घूम कर रहते थे, एक ही जगह पर कम ठहर कर रहते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती किया करते थे। कुछ आदिवासी ऐसे थे जो साल, 2 साल, 3 साल तक एक जगह पर रहे, खेती की, फिर दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी जगह पर चले गए। और कुछ आदिवासी ऐसे भी थे जो 10-10 साल तक एक ही जगह पर रहते थे। ठीक है, हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम है। आज के टाइम पर भी अगर आप देखो तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर ये परंपराएं चल रही हैं, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। अब समझो यहां पर क्या कहा जा रहा है। जब हमारे भारत देश में वन नीतियां आई, वन कानून आया अंग्रेजों के द्वारा, औपनिवेशिक शासन में जब ये वन कानून आया तो उससे क्या हुआ, जंगलों पर से इनका अधिकार छिन गया। ठीक है, ये कह दिया गया कि अब जंगलों में किसी भी तरह की खेती करना या शिकार करना, ठीक है, अब गैर कानूनी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इन आदिवासियों ने काफी मतलब प्रोटेस्ट भी किया था, तो इनको कुछ हद तक छूट दे दी गई थी। ठीक है, जिससे कि आज कुछ आदिवासी जबरदस्ती और कुछ आदिवासी मतलब क्या है कि वहां से निकल भी गए। तो जंगल के ऊपर जो इनका पूर्ण रूप से अधिकार था, आजादी थी, वो औपनिवेशिक शासन में वन कानून के तहत छीन ली गई। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इनको पूर्ण रूप से वहां से हटाया नहीं गया था, ये वहां पर बने रहे थे और जंगल का उपयोग करते रहे। लेकिन जब आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद में धीरे धीरे आर्थिक बदलाव आना शुरू हो गए, फिर और भी अधिक वन नीतियां बनाई गई। ठीक है, राज्य और निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव बनने लगे कि भाई ये कह दिया कि इतना बड़े इलाके को इस अडानी ने या इस प्राइवेट कंपनी ने खरीद लिया है। ठीक है, और अब यहां पर वो उद्योग डालेंगे, पूरा जंगल नष्ट कर दिया। अब वहां पर रहने वाले आदिवासी कहां जाए बताओ। तो इससे क्या हुआ, आदिवासियों का जीवन प्रभावित होने लगा। राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों के जो बागान थे, जो बाग थे, निर्माण स्थल थे जहां पर रहते थे, उद्योग थे जहां पर ये लोग भट्टियां लगा करके अपने ऐसे से लोहा बनाया करते थे। ठीक है, या जहां कहीं भी ये जड़ी बूटियों के द्वारा अपनी दवाइयां बनाया करते थे या फिर जहां कहीं भी प्रोडक्ट बनाया करते थे, वो जगहें इनसे छीनी जाने लगी। और अब ये घरों में नौकरी करने के लिए इनको ढकेल दिया गया कि अब भाई आप क्या करोगे, आप अलग अलग जगह पर जाकर के नौकरी करो। एक मिनट, राज्य व निजी उद्योग के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकर करने के, हाँ एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया। वैसे हमने जो बताया वो आपको गलत नहीं है, वो भी सही है, बट यहाँ पर थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि भाई जो पिछले 200 सालों में जो बदलाव आए हैं उसके चलते, जो वन नीतियाँ बनी हैं और जो आर्थिक बदलाव आए हैं उसके चलते हमारे देश में इन आदिवासी समाज के ऊपर इतना राजनीतिक दबाव पड़ा है कि ये अलग अलग बागानों में जाकर के नौकरी करने के लिए, जो निर्माण स्थल बन रहे हैं जैसे कि पुल बन रहा है या फिर जो घर बनते हैं या फिर जो कोई फैक्ट्री वगैरह बन रही है, तो निर्माण स्थलों में जाकर काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए या फिर उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेल दिया गया। अर्थात अब इनको वन से निकाल करके शहरों में जाकर के अलग अलग नौकरी करने के लिए मजबूर कर दिया गया। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्र पर कोई नियंत्रण नहीं है और ना ही उन पर सीधी पहुंच है। ठीक है, मतलब आज के टाइम पर ऐसा है कि भाई इतिहास में अगर आप देखो तो बहुत लंबे समय से आदिवासियों के जंगल पर नियंत्रण रहा है, पूर्ण आजादी से रहते थे। लेकिन अब इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि आदिवासियों का उनके ही जंगल पर नियंत्रण नहीं रह गया है।
ठीक है भाई, जब अंग्रेजों ने वन कानून लाए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई अब वन जो हैं वो आदिवासियों की संपत्ति नहीं बल्कि राज्य की संपत्ति होंगे। ठीक है, और इस कानून के बाद से ही सारी चीजें बदलना शुरू हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है? अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि इमारती लकड़ी और खेती व उद्योग के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। किसके लिए? सबसे पहले तो इमारती लकड़ी के लिए। जब हमारे यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जानी शुरू हुई थी तो रेलवे लाइन के अंदर जो पुराने स्टेशन है, अगर आप आज से 10 साल पुराने देखोगे तो पटरियों के नीचे लकड़ी के तख्ते डाले जाते थे। आपको याद अगर होगा तो शायद इसको थोड़ा सा जानकारी कीजिएगा। ठीक है, 10 साल पहले तक क्या था कि लकड़ी के तख्ते डाले जाते थे और आज भी कहीं कहीं पर लकड़ी के तख्ते पड़े हुए हैं। ठीक है, तो बहुत बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा गया और वहां से लकड़ी के तख्ते बना करके रेलवे लाइन में पटरी के नीचे डाले गए। घर बनाने के लिए इमारती लकड़ी को पूर्ण रूप से मतलब जंगलों को काट दिया गया। खेती के लिए जंगलों को साफ किया गया। उद्योग के लिए, फैक्ट्री डालने के लिए, ठीक है, जबकि जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील कंपनी पड़ी थी, इस तरह से और भी कई सारी फैक्ट्रियों को डालने के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। ठीक है, आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरमार रही है, हमेशा से रही है। ठीक है, और इनकी आदिवासी लोग सुरक्षा करते रहे। लेकिन अब क्या है कि इन खनिजों को, ठीक है, इन पदार्थों को निकालने के लिए, इन प्राकृतिक संसाधनों को निकालने के लिए वहां पर खनन किया जा रहा है। ठीक है, और जब खनन किया जाएगा तो वहां से इन आदिवासियों को खदेड़ दिया जाता है, जो कि आज के टाइम पर हसदेव जंगल में हो रहा है। वहां पर खनन करने के लिए ही वहां से आदिवासियों को भगाया जा रहा है और इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट काफी समय से हो रहा है और चला है। और मुझे नहीं लगता है कि भाई कुछ होने वाला है, क्योंकि सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। उन्होंने कह दिया कि भाई तुम हास्यकरण का शिकार हो और निकलो यहां से। ठीक है, देख लो ना भाई, सच्चाई आपके सामने है। ठीक है, और इसी वजह से लोग क्या करते हैं, फिर गैर कानूनी कार्य करने लगते हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। ठीक, क्यों? क्योंकि आदिवासियों के इलाकों में खनिज और प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। भाई जहां पर प्राकृतिक संसाधन होंगे, खनिज होंगे, वहां पर खनन उद्योग लगाया जाएगा, विशाल औद्योगिक परियोजनाएं चलाई जाएंगी। जहां पर ये परियोजनाएं चलाई जाएंगी वहां पर जमीन की आवश्यकता होगी, वो जमीन इनसे छीन ली गई है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। ऐसा नहीं कि भाई चार लोग आए कि भाई हम लेंगे, नहीं, सभी लोग मिल करके आदिवासियों के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, और मिल करके आदिवासियों की जमीन को छीन लेते हैं। ऐसा कई बार हुआ है, आज पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। ठीक है, काफी बार उनकी जमीन जबरन छीनी गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। ठीक है, ऐसा कई बार हो चुका है। ठीक है, और आज भी हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज्यादा केवल आदिवासी। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि हमारे भारत देश में जितनी भी खनन परियोजनाएं चलती हैं, इन खनन परियोजनाओं के शुरू होने या इन खनन परियोजनाओं के चलने की वजह से जिन लोगों को अपना घर छोड़ करके कहीं और बसना पड़ता है, विस्थापित होना पड़ता है, उन सभी लोगों में से 50% लोग जो हैं वो आदिवासी ही होते हैं। ठीक है, 50% आदिवासी होते हैं जो इन खनन परियोजनाओं की वजह से अपना घर बार छोड़ देते हैं और अन्य जगह पर किसी अनजान भूमि पर जाकर के इनको निवास करना पड़ता है। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों ने, एक मिनट, हाँ, आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताजा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए उनमें से 79% आदिवासी हैं। हाँ, क्या कहा जा रहा है, देखो, आदिवासियों के ऊपर कई सारे संगठनों ने क्या किया, सर्वेक्षण किया, अर्थात वहां पर जांच की। और जांच में ये पता चलता है कि भाई आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, इन 4 राज्यों में जो लोग विस्थापित होकर के आए हैं, ठीक है, उनमें 79% आदिवासी हैं जिनसे उनका घर छीन लिया गया और उनको अपनी जगह, अपने घर छोड़ करके कहीं और जाकर के मजदूरी करके अपना दूसरा ठिकाना बनाना पड़ा। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी है। ठीक है, कई सारे बांध बनाए जाते हैं वो जंगल क्षेत्र में ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी कई सारी सैकड़ों बांधों में इनकी जो जमीन है बहुत सारी वो डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बिंदी हुई है। कहां पर? पूर्वोत्तर भारत में। जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, ठीक है, जो पूर्वी इलाका है भारत का, ठीक है, जहां पर आंध्र प्रदेश वगैरह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर काफी लंबे समय से सशस्त्र बल चल रहा है, मतलब हथियारों से यहां पर लड़ाई चल रही है। ठीक है,
लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों में बिंदी हुई है किनकी, इन आदिवासियों की जमीन। अगर ये लड़ाई ना लड़ें इन हथियारों के दम पे तो इनकी जमीन कब की छीन गई होती, ठीक है। इसके अलावा भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क जो कि 40,563 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है, ये आदिवासियों की जमीन छीनकर बनाए गए हैं। फिर 543 वन्य जीव अभयारण्य हैं जो कि 1,19,776 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है, ये भी आदिवासियों की जमीन पर ही रिजर्व किए गए हैं, ठीक है। यहां पर पहले कभी न कभी आदिवासियों का कब्जा था, ठीक है, रहते थे, खेती करते थे, यहाँ के संसाधनों का प्रयोग करते थे, लेकिन आज के टाइम पर ये रिजर्व कर दिए गए। 101 राष्ट्रीय पार्क हैं जिनको रिजर्व किया गया और 543 वन्य जीव अभयारण्य हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई वन्य जीव अभयारण्य का बनाना गलत है या राष्ट्रीय पार्कों का बनाना गलत है, बट जो आप अन्य खनन प्रक्रिया के लिए इन आदिवासियों की जमीन को छीन लेते हो वो तो गलत है ना, वो क्यों कर रहे हो, ठीक है। ये ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे, अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घुसपैठिया, और इनको दुश्मनी के भाव से देखा जाता है, ठीक है, और इनको वहां से मार के भगाया जाता है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। अब इन 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं, इसका सबूत क्या अगर आप मांगोगे तो एक सबूत तो आप देख लो, आज के टाइम पर आदिवासी हेयर ऑयल चल रहा है, ठीक है, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत सारे लोगों को मिला है, और इसका इतना अच्छा रिजल्ट आया कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों ने इनके नाम से प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। पानी बेच रहे वो हैं, कुछ नहीं, पानी बेच रहे और इनके नाम पे करोड़ों रुपए कमाने में लगे हुए। देश भर में आज आदिवासी ऑयल का बोलबाला है, और उसमें तो मात्र ये कहते हैं कि भाई 101 या 105 जड़ी बूटियां डालकर ही इसे बनाते हैं। आदिवासियों को 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करना आता है, उनमें से 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर। अब आप समझो 8,000 से अधिक, 8,000 प्रजातियां पेड़ों की दवाइयों के लिए ये आदिवासी लोग इस्तेमाल करते थे। आजकल अगर बुखार आ जाता है ना तो 5 दिन में नहीं जाता, ये आदिवासी लोगों को तो बुखार वगैरह कुछ आता भी नहीं, ठीक है। मतलब जो आयुर्वेदिक का इनको ज्ञान था आदिवासियों को, वो धीरे धीरे इनसे छीना जा रहा है, ठीक है। 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर, 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर, यानी कि बाल वगैरह काले करने, मतलब रंग बनाने के लिए, गोंद बनाने के लिए, रेजिन बनाने के लिए, 550 प्रजातियां रेशों के लिए अर्थात कपड़ा बनाने के लिए, ठीक है, इस्तेमाल की जाती है। इनमें से 3,500 प्रजातियां, 3,500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। जब आदिवासी समूह वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो ये सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, ठीक है, एक साल तक कॉपी पेन उठाकर ना देखो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप 80% जो पढ़ा हुआ आपका है वो भूल जाएंगे। काफी सारे लोग तो 90% भूल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से जो 10,000 तरह के पौधों का इनको ज्ञान है, अगर इनसे इनकी जगह छीन ली जाएगी, ये पौधे छीन लिए जाएंगे, ठीक है, तो क्या इनको इन पौधों का ज्ञान रह जाएगा? बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा, ठीक है। ये तो मतलब पूर्ण रूप से सत्य है, इनको ये ज्ञान रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर। अब केवल आप आदिवासियों से उनकी जमीन ही नहीं छीन रहे हो, आज के टाइम पर हम लोगों को जो मतलब जरूरत है मौके दवाइयों की, इन पेड़ पौधों के इस्तेमाल करने की, वो ज्ञान आदिवासियों के पास में है, और वो आदिवासियों का ज्ञान आप उनसे छीन रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। किससे? आजीविका और अपने भोजन के मुख्य स्रोतों से। भाई आदिवासियों की आजीविका क्या है? जंगल के उत्पाद पर निर्भर रहना, जंगल के उत्पादों से कमाई करना, ठीक है। तो इसके लिए भोजन के लिए वो शिकार वगैरह करते थे, जंगल के पेड़ पौधों का उपयोग करते थे। अब अगर आप उनसे उनके जंगल ही छीन लोगे तो भाई उनकी चाहे आजीविका हो या भोजन, इन दोनों के मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाएंगे, छूट जाएंगे। अपने परंपरागत निवास स्थान के छिनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम के तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। भाई कर भी क्या सकते हैं, गवर्नमेंट कह रही कि आप गैर कानूनी काम कर नहीं सकते, ठीक है, और कानूनी तौर पर आपको न्याय मिलेगा नहीं। कानूनी तौर पर जंगल सरकार की संपत्ति हो गई, ठीक है। अब बोलो आप करोगे क्या? आपके घर को अगर सरकार अपनी संपत्ति मान ले फिर आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज यहां पर है। आदिवासियों का जीवन जो है आज के टाइम पर, आदिवासियों का जीवन तो छोड़ दो, जीवन तो किसी तरह से जी लेंगे, आदिवासियों का ये ज्ञान जो है, ज्ञान संपदा खतरे में है, ठीक है, ज्ञान संपदा खतरे में है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो वही यहां पर बताया जा रहा है कि अपने परंपरागत निवास स्थान के छिनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। वहां उन्हें छोटे मोटे उद्योग, इमारतों या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन पर नौकरी करनी पड़ती। कहाँ? जंगलों में आज़ादी से रहने वाले, हु हा करके घूमने वाले, ठीक है, जंगलों के उत्पाद पर रहने वाले, 100% कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर, सॉरी 100% ऑक्सीजन
का उपयोग करने वाले, इतने स्वस्थ रहने वाले इन आदिवासियों को अब शहरों में कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में इस सड़ी गली बस्तियों में रहना पड़ रहा है और छोटे मोटे वेतन के लिए नौकरियां करनी पड़ रही हैं। इस तरह वे गरीबी और लालचारी के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी की रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं। भाई जंगल में रहना तो गरीबी अमीरी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पैसे की आवश्यकता ही नहीं है, जंगल के उत्पाद पर अपना जीवन चल रहा है। और आदिवासी आदिवासी में शादी करे तो शादी में भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता, दहेज वगैरह दे देते नहीं थे, ठीक है। लेकिन अब अगर शहर में रहना है तो चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, शहर में लोगों के साथ शादी करनी है तो दहेज देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखो तो ग्रामीण इलाकों में 45% जो आदिवासी हैं वो इस हाशियाकरण के शिकार की वजह से, ठीक है, गरीबी की श्रेणी में है, ठीक है। और 35% आदिवासी जो शहर में रहते हैं वो गरीबी का शिकार हैं, गरीबी की रेखा के नीचे हैं, गरीबी की शिकार नहीं उससे भी नीचे, कि इनको भोजन की भी कमी पड़ती है। इसकी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। वे अपने बहुत सारे उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार रहते हैं। अब भाई जंगल में तो कुपोषण का शिकार नहीं थे, भरा पड़ा है चाहे जो खाओ, ठीक है। हमने अभी यहाँ पर देखा कि भाई ये कितनी 3,500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। भाई 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 1000 कम पड़ जाएंगी, 3,500 में से कोई ना कोई तो उपलब्ध होगी जिसे खाकर पेट भर लोगे, ठीक है। लेकिन शहर में क्या मिलने वाला है आप खुद सोचो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इस वजह से इनके बच्चे कुपोषण का शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता की भी बहुत कमी है। अब अगर जंगल में रहना है तो पढ़ो लिखो ना पढ़ो लिखो, वो अपनी दंत कथाओं के माध्यम से अपने ज्ञान को ट्रांसफर करते थे, कहानियों के माध्यम से समझ लेते थे इन पौधों के बारे में, इनकी जानकारी और बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन शहर में रहना है तो स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल फीस देनी पड़ेगी, साक्षरता हासिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब इसमें ये बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, 1 मिनट इरेज कर लेते हैं। हाँ, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है आदिवासियों को अपनी उनकी जमीन से हटाने पर आमदनी के स्रोत के अलावा उनकी परंपराएं रीति रिवाज भी गवा देते हैं। भाई जंगल में रहते थे तो जंगल में अपने देवता की पूजा करते थे, ठीक है। अब उन देवता की पूजा जंगल में ही की जा सकती है, शहर में तो की नहीं जा सकती, क्योंकि जंगल देवता की पूजा करनी है, ठीक है। इसके अलावा उनकी जो परंपराएं थी वो भी जंगल में रहते थे तो जंगल के हिसाब से परंपराएं थी। अगर आप किसी व्यक्ति को उसके निवास स्थान से हटाते हो तो केवल उसकी आमदनी ही नहीं जाती है, ठीक है, उसका केवल जीवन ही प्रभावित नहीं होता है, उसकी परंपराएं, उसके रीति रिवाज, उसका ज्ञान, उसके धर्म सब नष्ट हो जाता है। आप बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो भारत से जाने के बाद में पूर्ण रूप से भारतीय बनकर के ही रहे हैं, बताओ। शहर से आने गांव से आने के बाद में शहर में जो बच्चा पढ़ने के लिए जाता है वो कुछ नहीं तो 60% उसमें बदलाव देखने को मिलते हैं, शहरी हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से आदिवासी, जिन आदिवासियों को उनकी जमीन से हटा दिया गया, केवल उन्होंने अपने आमदनी के स्रोत ही नहीं खोए बल्कि अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज भी गवा दिए जो कि उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत थे, ठीक है। आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को प्रभावित करता है। क्या कहा जा रहा है, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक दायरे को अगर आप प्रभावित करोगे तो दूसरे का विनाश अपने आप हो जाएगा, ठीक है। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को प्रभावित करता है, ठीक है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। जब भी आपको आपके घर से भगाया जाएगा आप उसके लिए प्रोटेस्ट करोगे और उसमें हो सकता है कि आपको चोट लगे, मर जाओ आप, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। अब आप समझ रहे हो कि आदिवासियों का जीवन इतना भी आसान है नहीं जितना आपको लगता है, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों जैसे कि मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी है, ठीक है। 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके थे। अच्छा क्यों हुआ था, देखो 1830 की बात की जा रही है जब हमारा भारत देश गुलाम था। इस टाइम पर वन कानून आए थे और जब वन कानून आए थे तो वन कानून में ऐसा हुआ था कि जंगल को सरकार की संपत्ति मान लिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। जब जंगल को सरकार की संपत्ति मान लिया गया तो जंगल से इन आदिवासियों को खदेड़ा गया तो ये यहाँ से जाकर के इनको कहीं ना कहीं, देखो बहुत सारे आदिवासियों ने प्रोटेस्ट किया। जब प्रोटेस्ट किया तो 5 लाख से अधिक आदिवासियों की मौत हुई, ठीक है, जो डेटा यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। अकेले असम में 70 लाख आदिवासी विस्थापित होकर के गए थे, ठीक है। अगर हम देखें
हाँ, आज के टाइम पर अगर हम देखते हैं तो 70 लाख आदिवासी केवल असम में रहते हैं, ठीक है? जब ये आदिवासियों को जंगल से खदेड़ा गया तो ये मॉरिशस चले गए कुछ मज़दूरी करने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है? अन्य इलाकों में मॉरिशस, कैरिबियन यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में इनको भेजा गया मज़दूरी करवाने के लिए। वहाँ पर कुछ आदिवासी जिए, कुछ मर गए। इसको हमने बहुत अच्छे तरह से हिस्ट्री में समझा है, क्लास 8 के एनसीईआरटी हिस्ट्री में दिया गया है, ठीक है? क्लास 7 में भी समझा था, क्लास 8 में भी। तो यहाँ पर क्या है कि इनको विस्थापित किया गया था। इसके अलावा भारत में जो चाय उद्योग खड़ा हुआ, इसके पीछे इन आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। इनको जंगल से खदेड़ा गया तो ये काम करने के लिए इधर उधर गए, तो असम में इनको काम मिला तो चाय उद्योग के काम में ये लग गए। वहां पर इनको मजदूरी मिलती थी और चाय उद्योग का ये वहां पर काम करते थे, बेजोड़ इनसे काम करवाया जाता था, ठीक है? इस तरह से अगर आप देखो तो आज के टाइम पर असम में 70 लाख आदिवासी रहते हैं और वो सभी चाय का उद्योग ही करते हैं, ठीक है? इस विस्थापन की कहानी अगर हम देखें तो ये बहुत ही मतलब कठिनाइयों से भरी हुई है। यातना इनको बहुत ही झेलनी पड़ी। आप अगर पूरे के पूरे समाज को, आप भारत से अगर सभी भारतीयों को खदेड़ा जाए, सोचो क्या होगा, ठीक है? जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो क्या हुआ था, उसी तरह से इन जंगलों को इनसे छीन करके इनके घर को छीना जा रहा है। बहुत दर्दनाक कहानी है ये, ठीक है? तो आज के इस पार्ट 2 में हमने आदिवासियों के बारे में यहां तक समझ लिया है। अगले पार्ट में हम समझेंगे अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। अल्पसंख्यक के साथ में कैसे हाशियाकरण का शिकार अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हो रहे हैं, इनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर मुसलमान और हाशियाकरण ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिर यहाँ पर 2011 के डेटा के अनुसार थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और फिर पूरे चैप्टर का निष्कर्ष यहाँ पर देखेंगे, शब्द संकलन देखेंगे और हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 3 समाप्ता आज 12 बजे तक आ जाएगा, ठीक है? पार्ट 1 कल आ चुका है, पार्ट 2 आपने भी देख लिया और हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है इसको देखते हैं पार्ट 1 2 3 में बनाया जाए या फिर नहीं। आज शाम को इस चैप्टर का, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, इसका कंप्लीट वीडियो आएगा, ठीक है? पूरे वीडियो में देखेंगे, पूरा वीडियो एक साथ, ठीक है? सभी पार्ट को मर्ज करके एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा जो कि शाम को 4 बजे देखने को मिलेगा, 4 बजे या फिर शाम को 7 बजे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। एंड हाँ, एक मिनट, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, ठीक है? साथ ही साथ टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। टेलीग्राम पर क्या है कि हमने क्लास 6 से लेकर के 8 तक के एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, इन तीनों सब्जेक्टों की बहुत सारे क्वेश्चंस की क्विज चलाई हुई है, ठीक है? एंड अगर आपको नोट्स परचेस करने हैं तो ये नोट्स के लिए हमने एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया है जिसके माध्यम से आप कर सकते हो। अदरवाइज ये नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स परचेस कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।